ए वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हमने एक नई सीरीज शुरू की थी सैम्पल पेपर्स के लिए। उस सीरीज का ये सेकंड पार्ट है, दूसरा सैम्पल पेपर है। तो आज हम ये सैम्पल पेपर जो मार्च 2022 में आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम कब से शुरू हो रहे हैं? अप्रैल से, है ना। 26 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो उस 26 अप्रैल से 2022 से शुरू होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एक सेकंड सैम्पल पेपर है। इस सैम्पल पेपर में हम बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने फर्स्ट सैम्पल पेपर नहीं देखा है तो एक बार सैम्पल पेपर देख लीजिएगा, वो उसकी वीडियो ज़रूर देख लो। इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। हमने अपने बहुत सारे साथियों से सलाह करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन सैम्पल पेपर्स में डाले हैं। हम सोच रहे हैं 3 सैम्पल पेपर डालें। तो आपके पास कुल मिला के बात क्या होगी कि 3 सैम्पल पेपर हम अपनी इस सीरीज में डाल रहे हैं। दो प्रैक्टिस पेपर आपको प्री बोर्ड में मिल जाएंगे। प्री बोर्ड मीन्स एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का। जो बच्चे मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इवनिंग शिफ्ट के टीचर्स से, इवनिंग शिफ्ट के बच्चों से कांटेक्ट करके पेपर ले लें, है ना। विद मार्किंग स्कीम पेपर आता है वो भी, तो आपको मार्किंग स्कीम भी मिल जाएगी। इट मीन्स आपको एक तरह से 2 प्री बोर्ड देने की प्रैक्टिस हो जाएगी। जो इवनिंग में पढ़ रहे हैं वो मॉर्निंग वाले बच्चों से क्वेश्चन पेपर ले लें, मॉर्निंग के किसी टीचर से कांटेक्ट कर लें या मुझसे मांग लें, मैं दे दूंगा। जब भी प्री बोर्ड के बाद, है ना, आप कहेंगे तो हम प्रोवाइड करवा देंगे। अपने टीचर्स से बात करेंगे तो टीचर्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपके पास 2 प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर प्री बोर्ड के हो गए। 3 हम डाल रहे हैं और परहैप्स 3 प्रैक्टिस पेपर आपके पास आपको मिल जाएंगे एड्यूडेल की वेबसाइट पर, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएंगे। तो आपके पास कितने हो गए? 3 2 8 8 हो गए सैम्पल पेपर्स। इन सैम्पल पेपर्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे, मेहनत से करेंगे तो आपको कोई नई किताब खरीदने की, सैम्पल पेपर्स की बुक खरीदने की कोई झंझट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक्सपीरियंस टीचर्स से बनाए गए हैं। उन्होंने अपने अनुभव से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं। इसमें हो सकता है कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स में थोड़ा सा बड़ा मिल जाए आपको या 3 मार्क्स में कुछ छोटा मिल जाए, तो ऐसा संभव है। तो उस पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो 2 मार्क्स में, यहाँ मान लीजिए किसी सैम्पल पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा, आपको लग रहा है कि तो सब जो इसकी वर्ड लिमिट है उससे भी ज़्यादा, हो सकता है वो 3 मार्क्स में आ जाए। 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी 2 पार्ट्स में आ रहे हैं, है ना, ए पार्ट बी पार्ट। तो कोई एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, जो 5 मार्क्स के हैं। तो आप इस चीज़ से ऊपर उठकर इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें तो आपको उम्मीद है बोर्ड के पेपर में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। 8 सैम्पल पेपर आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे पेपर में जाने से पहले। मीन्स 1 अप्रैल तक आपको सब कुछ मिल जाएगा। अप्रैल, क्योंकि मार्च में 10 मार्च से आपके प्री बोर्ड शुरू हो रहे हैं और 25 मार्च तक ख़त्म हो जाएंगे, तो 25 मार्च तक ही आपको सारी चीज़ें ये मिल जानी चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम आप सैम्पल पेपर ये देखने से पहले वीडियो, आप एक काम करिएगा, प्लीज़ इसे बंद कर दो, है ना, मत देखो अभी। क्यों नहीं देखनी है? उसका एक कारण है कि आप सबसे पहले इसको वीडियो को बंद करके इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सैम्पल पेपर का लिंक दिया है और वो लिंक आप खोल के वो सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लो। यही वाला सैम्पल पेपर है, डाउनलोड करो। उस सैम्पल पेपर को डाउनलोड करके उस सैम्पल पेपर का फॉर्मेट क्या है कि हमने क्या कर रखा है, पहले पेपर दिया हुआ है, इसमें 13 क्वेश्चन है पूरे, उसके बाद मार्किंग स्कीम दी है नीचे। तो आप क्या करेंगे, केवल पेपर वाला पार्ट पढ़ेंगे और पेपर को बैठ के घर पे सोल्व करके देखेंगे। सबसे पहले खुद सोल्व करो और पढ़ के उत्तर सोचने नहीं है, उत्तर कॉपी में लिखने हैं। और लिखने के बाद
आपको मान लीजिए इसमें से 13 क्वेश्चन हैं, 13 और विद और करने हैं, और सहित करोगे तो आपके पास 18 क्वेश्चन हो गए इसमें, क्योंकि 2 मार्क्स में कितनी चॉइस हैं, 3, 3 मार्क्स में एक और 5 मार्क्स में एक, तो 5 चॉइस आपके पास अलग से होगी। इट मीन्स 13 क्वेश्चन के बजाय आप 18 क्वेश्चन करोगे। पेपर करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप पेपर पढ़ो, पेपर पढ़ने के बाद उसको अपनी कॉपी में सॉल्व करना शुरू करो। सॉल्व करोगे और क्वेश्चन छोड़ दो, आपको जो बेस्ट क्वेश्चन आता है, मान लीजिए सेकंड में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक मेन क्वेश्चन एक अथवा वाला क्वेश्चन, तो आपको जो बेस्ट आता है वो करिएगा। पहले 13 क्वेश्चन करिएगा, टाइम देखिएगा, अपना टाइम सेट करके शुरू करिएगा कि आपने कितनी देर में पेपर सॉल्व किया है। ये पेपर आपका 2 आवर्स में सॉल्व हो जाना चाहिए। इसके बाद फिर रिलैक्स होके ये जो और वाले अथवा वाले आपके 5 क्वेश्चन रह गए हैं, इन 5 क्वेश्चंस को फिर करिएगा, भले ही उसमें फिर आधा घंटा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको एक तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपका पेपर कितना आपको आता है, कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं, और दूसरी चीज़ कि आप कितनी देर में पेपर कर पा रहे हैं। बिल्कुल फिट 2 घंटे बिल्कुल फ्रेश होके, खाना पीना खा के और सब कुछ तैयार होके बैठिएगा जैसे बोर्ड के पेपर में बैठते हैं। 2 घंटे बिल्कुल ब्रेक मत लीजिएगा, बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइएगा, बिल्कुल बोर्ड के पेपर की तरह ही पेपर दीजिएगा। इससे आपको बोर्ड के पेपर की प्रैक्टिस होती है। इसके बाद जब आप वो क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये आप उसकी आंसर की से अपने क्वेश्चंस मिलाइए कि मैं कहाँ ठीक हूँ, कहाँ गलत हूँ, कितने मार्क्स आ सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में फिर आपको एक्सप्लेन की जाएगी चीज़ें, है ना, एक्सप्लेनेशन बाद में देखना। समझ गए मेरी बात? क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है बोर्ड के पेपर में मार्क्स लाना, अपने आप को चेक करना कि मेरी कितनी तैयारी है, तो ये करिएगा। चलिए, इसमें मैंने थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि बोर्ड के पेपर की, बोर्ड एग्जाम की आप कैसे तैयारी करें, है ना, प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम। सबसे पहला हेल्थ का है। बेटा जी, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स रहती हैं कि भाई मैं बीमार हूँ, स्कूल नहीं आ सकता, है ना, खाने पीने की दिक्कतें हैं, है ना, बाज़ार का खाना, फास्ट फूड और ये चीज़ें खा लेते हो, बीमार हो जाते हो, और एक दिन का बीमार होने का मतलब भी है पूरे दिन का लॉस हो गया आपका पढ़ाई का, है ना। तो बोर्ड के पेपर में मान लीजिए अभी 40 दिन बचे हैं, तो इसका मतलब आपके लिए कितने दिन रह गए, एक दिन भी बीमार रह गए तो 39 डेज। तो इस तरह की चीज़ें मैंने लिखी हैं। कितना फूड लें, न्यूट्रिशियस फूड लें जो बॉडी हेल्दी रहे, जो अपना पढ़ाई का टाइम टेबल है रियलिस्टिक बनाएं, जो वास्तविक है, जिसको आप अप्लाई कर सकें। ऐसा नहीं टाइम टेबल बनाने बैठते हैं कि भाई अब तैयारी करते हैं बोर्ड की, उस दिन जोश जोश में आपने बना लिया जी 14 घंटे का टाइम टेबल है, इतने बजे, और फिर वो एक दिन चलता है और फिर अगले दिन से फिर पुराना डर आ जाता है। नहीं, ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसको आप रियली इम्प्लीमेंट कर सको, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं, हिंदी में भी लिखी हैं, इंग्लिश में भी लिखी हैं, है ना। आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि बहुत लंबी वीडियो ना चले, आप जल्दी से ये चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो अपने आप कर लें। तो आप ये हिंदी वाला, इंग्लिश वाला जो आपको उचित लगे वो पढ़ लेना इसमें, है ना। आपको क्या करना है, कैसे करना है, बोर्ड के पेपर्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, सब कुछ नहीं है ये, लेकिन आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। चलिए, अब हम शुरू करते हैं सैम्पल पेपर। ये सेकंड सैम्पल पेपर है। एक सैम्पल पेपर हमने पहले ऐसे डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो वो सैम्पल पेपर भी मेरी इसी चैनल पे गिरा है, और उस चैनल पे से आप देख सकते हैं। उसी फर्स्ट सैम्पल पेपर में मैंने ब्लूप्रिंट डिस्कस कर दिया था। यदि आपको अपने पेपर का ब्लूप्रिंट मीन्स कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे, किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, ये सारी चीज़ें उसमें मैंने डिटेल में बताई हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब उसमें हम दोबारा से नहीं घुसेंगे, हम सीधे सीधे पेपर की बात करेंगे। 40 मार्क्स का पेपर आएगा आपका, टाइम 2 आवर्स होगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, सामान्य निर्देश वही हैं, केस स्टडी का एक क्वेश्चन पक्का आना है, एक तो कम से कम आना, एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। देन सीधे सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहते हैं
एक्सप्लेन वाई द ट्रीटमेंट डिफर फॉर द फॉलोइंग टू केसेज वाई कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक इनकम। जब घरेलू आय की गणना करते समय निम्नलिखित दोनों स्थितियों में व्यवहार भिन्न क्यों है ना। ये ऐसे क्वेश्चन ये होते हैं कि इनको आप डिटेल में अपने यदि आप कहीं और भी पढ़ते हैं इस तरह के क्वेश्चन तो अपने टीचर से पूछिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा, किसी और कहीं बुक से डिटेल पढ़िएगा, लेकिन केवल इसको गणना करते हैं इसको गणना नहीं करते ऐसा पढ़ के काम नहीं चलने वाला। कहाँ तक रटोगे, समझनी पड़ेंगी चीज़ें, है ना। और इसमें भी क्वेश्चन में केवल हम कह देंगे कि जी इसको तो काउंट करते हैं डोमेस्टिक इनकम में और इसको काउंट नहीं करते हैं, तो उससे बात बनेगी नहीं, क्योंकि आंसर में विद रीजन पूछा जाता है और रीजन यदि आपने लिखा है तभी मार्क्स मिलेंगे। केवल यस या नो, इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड पे कोई मार्क्स नहीं मिलता है। तो इसमें पहला पार्ट देखते हैं क्या कहते हैं। ये कह रहे हैं कि व्यक्तियों द्वारा जमा पर बैंकों द्वारा दिया गया ब्याज भुगतान। क्या मतलब है इसका कि एक व्यक्ति ने अपने बैंक में अपने खाते में मान लीजिए 1,000 रुपये जमा करवाए या 1,00,000 रुपये, कोई भी फिगर ले सकते हैं, उसको बैंक ने इंटरेस्ट दिया 200 रुपये। तो ये डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा या नहीं होगा। एक होता है इंटरेस्ट पेड ऑन नेशनल डेब्ट। आपने सरकारी कोई चीज़ सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी हैं, उस पर गवर्नमेंट ने आपको इंटरेस्ट दिया है, वो भी मान लीजिए वो 300 रुपये मिला है, ये नेशनल इनकम में काउंट होगा या नहीं होगा। देखिएगा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि बैंक जितना भी पैसा लोन देता है ये मान लिया जाता है एक कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कि ये सारा लोन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, उत्पादन क्रियाओं के लिए दिया गया है, प्रोडक्शन के लिए दिया गया है। इट मीन्स क्या हो गया, एक तरह से इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट तो हमारा काउंट होता है। तो बात क्या हुई कि घरेलू आय की गणना करते समय बैंक द्वारा व्यक्तियों को की जमा पर दिए गए ब्याज भुगतान को शामिल किया जाएगा। क्यों शामिल किया जाएगा? क्योंकि इसे उत्पादक उद्देश्यों के लिए लिया जाता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है। आप यदि गौर से देखोगे तो आपको अपने घरेलू कार्य के लिए, है ना, कंज्यूमर पर्पज के लिए आपने मान लीजिए कार लोन ले लिया, और कार भी कौन सी है, टैक्सी में नहीं चला रहे आप, अपने घर के लिए चला रहे हैं, तो वो प्रोडक्टिव वर्क नहीं है। किसी सर्विस का प्रोडक्शन थोड़ी कर रहे हो, उससे अपना कंजप्शन कर रहे हो। लेकिन ये मान लिया जाता है कि बैंक जितना भी लोन देता है सब कौन सा लोन देता है, प्रोडक्टिव वर्क के लिए लिया जाता है। तो वो सब इन्वेस्टमेंट होता है। हालांकि आपने जो अपनी घर की कार के लिए पैसा लिया है लोन, और उसका जो ब्याज आप वापस लौटा रहे हो, और जिस व्यक्ति ने वो जमा किया होगा उसको भी बैंक कुछ ब्याज, उसमें से कुछ पैसा उस व्यक्ति को दे रहा होगा, तो वो ये मान लिया जाता है कि ये सब प्रोडक्टिव वर्क है। तो बैंक जितना भी ब्याज भुगतान करता है पर्सन्स को, वो सारा बैंक जो जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट है वो सारा प्रोडक्टिव वर्क के लिए माना जाता है। इसलिए ये डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा, नेशनल इनकम में भी काउंट होगा। सेकंड इज राष्ट्रीय ऋण पर दिया गया ब्याज। कौन सा? ये सेकंड पार्ट इसका, ये वाला इंटरेस्ट पेड ऑन नेशनल डेब्ट। ये माना जाता है, ये कर्जा किसने लिया, ये लोन किसने लिया था, गवर्नमेंट ने। तो ये माना जाता है कि गवर्नमेंट सारा लोन कंजप्शन पर्पज के लिए लेती है। कौन से पर्पज के लिए? उपभोग आवश्यकताओं को, अपनी उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेती है। और उपभोग पे, इसका मतलब ये कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है। जब प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है तो ये डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगा, ना नेशनल इनकम में काउंट होगा। समझ आई बात? जबकि ऐसा संभव है कि सरकार भी बहुत सारा लोन ऐसा लेती है। मान लीजिए आपसे लोन लिया गवर्नमेंट ने, और कोई
सरकार ने सड़क बना दी, उस पर टोल टैक्स लग रहा है, तो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो गई। कोई नई कंपनी लगा दी, कोई एयरपोर्ट बना दिया, तो ये सारा है तो इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये माना जाता है मोटा मोटी आप ये मान लो कि बैंक जो लोन देता है वो सारा प्रोडक्टिव वर्क के लिए देता है, और गवर्नमेंट जो लोन लेती है वो सारा कंजप्शन पर्पज के लिए, उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेती है गवर्नमेंट, इसलिए उसका ब्याज काउंट नहीं होगा। सेकंड वन क्वेश्चन ये कहता है वर्ष 2010 और 2011 में प्रोडक्शन 200 यूनिट्स एंड 210 यूनिट्स है। 2010 में कितना प्रोडक्शन है? 200 इकाई का। 2011 में कितना प्रोडक्शन है? 210 इकाई का। उत्पाद का द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज ₹30 एंड 40। 2010 में प्रोडक्शन और प्राइस, ये क्वांटिटी ले लूं, ये प्राइस ले लूं। क्वांटिटी कितनी है बेटा जी? क्वांटिटी है आपकी 2010 में, एक मिनट, क्वांटिटी आपकी है 200 यूनिट्स, और 2011 में क्वांटिटी कितनी है? 210 यूनिट्स। 2010 में इस यूनिट का एक इकाई का प्राइस था 30 रुपये, और 2040 में प्राइस था 2011 में प्राइस था 40 रुपये। चलिए अब ये पूछता क्या है, ये हमने अभी तक क्वेश्चन यहां समझा है। 2010 को आधार वर्ष मानकर दोनों वर्षों के बीच वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत परिवर्तन की गणना करें। रियल जीडीपी की बात कर रहा है ना? रियल जीडीपी में कितना चेंज हुआ? तो सबसे पहले आपको रियल जीडीपी का क्या करना है? फॉर्मूला। रियल जीडीपी क्या होता है हमारा? रियल जीडीपी होता है P इंटू Q, और P कौन सा? प्राइस ऑफ बेस ईयर। ये फॉर्मूला है हमारा। तो हम दोनों की रियल जीडीपी निकाल लेंगे। पहला रियल जीडीपी ऑफ बेस ईयर, 2010 में जीडीपी निकालें पहले, कितनी हो जाएगी बेटा? क्या फॉर्मूला है? P0 इंटू Q। P0 प्राइस ऑफ बेस ईयर कितना है? 30 इंटू कितना? Q कितना प्रोडक्शन हुआ था? 200, कितना हो गया? 6000। देन रियल जीडीपी ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर कौन सा? 2011 की बात कर रहे हैं, वही P0 इंटू Q। P0 प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर 30 रहेगा, ये वाला 40 हम काउंट नहीं करेंगे, है ना? रियल जीडीपी के नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो फिर ये वाला काउंट करेंगे, मौद्रिक जीडीपी निकालना है तो 30 इंटू, अब प्रोडक्शन कितना हो गया? 210, 6300। इट मीन्स कितना रियल जीडीपी में कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज इन रियल जीडीपी, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कितना परिवर्तन हुआ बेटा? 6300 में से क्या माइनस कर दूं मैं? 6000, कितना? 300 का। तो परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, रियल जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन 300 अपॉन किस पे? 6000 पे इंटू 100। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ये वाला, 300 अपॉन 6000 इंटू 100, 5% का चेंज आया। ये रियल जीडीपी, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की, वास्तविक जीडीपी की बात कर रहे हैं। एक होती है मौद्रिक, नॉमिनल जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी बोलते हैं जिसको, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद। उसका फॉर्मूला क्या है बेटा? P इंटू Q। जोन से ईयर की निकालनी है, उसी ईयर का प्राइस, उसी ईयर की क्वांटिटी।
इसका इसका क्या होता है, P0 इंटू क्यू, मीन्स बेस ईयर का प्राइस और क्वांटिटी उसी करंट ईयर की। ठीक हो गई बात। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही और पार्ट था ये, है ना। हमें तो सभी समझने हैं, पेपर की तैयारी करनी है, इसलिए हम मेन भी समझेंगे और भी समझेंगे। देन सेकंड क्वेश्चन, बताएं कि विपरीत रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, किस तरह अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग को ठीक करने में मदद करती है। अतिरिक्त मांग क्या होती है बेटा? अतिरिक्त मांग होती है AD इज ग्रेटर देन AS एट द रेट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। पूर्ण रोजगार स्तर पर यदि हमारी समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक है तो ये स्थिति कहलाती है कौन सी? AD इज ग्रेटर देन AS। और इस स्थिति को हम कौन सी स्थिति बोलते हैं? स्फीतिक अंतराल भी बोलते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं इसको एक्सिस डिमांड भी बोलते हैं। एक्सिस डिमांड को हिंदी में कहते हैं बेटा जी अतिरिक्त मांग या अधिमांग। आपकी किताब में एक शब्द ऐसा भी लिखा होगा, अधिमांग की समस्या। आपने क्वेश्चन कैसे पढ़ा होगा? अधिमांग की समस्या को हल करने के लिए मौद्रिक उपाय बताओ, और उसमें एक पढ़ा होगा विपरीत रेपो दर को, रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। तो यहां उल्टा थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया क्वेश्चन, इतना तो बोर्ड में घुमा के पूछेंगे, इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि क्वेश्चन रटने नहीं है, समझने हैं। देन आंसर क्या कहता है इसका? पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में केवल इतना सा तो आंसर है कि बढ़ा दिया जाए। अब आपको क्योंकि 2 मार्क्स लेने हैं तो बेटर ये है कि आपको यदि रिवर्स रेपो रेट की डेफिनेशन पता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख दो और फिर लिखो कि बढ़ा दिया जाए, है ना, इंक्रीज कर दें, और फिर उसको इंक्रीज करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट, वो प्रभाव लिख दें। तो अब तो काफ़ी चीज़ें दे दी आपने, 2 मार्क्स पक्का मिलेंगे। देन सबसे पहले हम बात करें विपरीत रेपो दर होती क्या है। ये वो ब्याज की दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंकों के साथ अपना धन जमा करते हैं। कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स, इसको पार्क शब्द भी लिखा मिल जाएगा, पार्क देयर फंड्स विद सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक, हमारा केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI। ये क्वेश्चन जब आप सॉल्यूशन पढ़ते हैं, कहीं और भी कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें अपने आप उठती रहनी चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस आप कर लीजिए कि सेंट्रल बैंक, केवल पढ़ के आगे नहीं बढ़ जाना, अरे हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI है हमारा, तो है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें। देन अब ये एक डेफिनेशन लिख दी हमने। अब क्या लिखें हम? विपरीत रेपो दर को बढ़ाने से, रीजन लिख दिया, क्या किया जाए? बढ़ा दिया जाए। वाणिज्यिक बैंकों को अपना पैसा केंद्रीय बैंक जमा कराने हेतु प्रोत्साहन मिलता है। भाई रेपो दर, ब्याज की दर अच्छी मिलेगी। मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक को आपका जो PNB है, पंजाब नेशनल बैंक है, जिसमें आपने पैसा जमा कराया है, उस पैसे का वो क्या करता है? वो करता है कि वो किसी और को लोन दे देता है। आपको मान लीजिए उस पैसे का इंटरेस्ट दे रहा है 4% का, जिसको लोन दे रहा है उसको लोन दे रहा है 10% पे। तो इसका मतलब 100 रुपये पे उसको 10 रुपये मिले, है ना, लोन देना पड़ेगा, तिजोरी में पड़ा पड़ा पैसा तो नहीं बढ़ेगा ना। उसको 10 रुपये मिले, 10 में से 4 अपने पास, 4 आपको दे देगा, भाई आपने, आपका ही तो पैसा है वो, और 6 रुपये अपने पास रख लेगा बैंक। इसी सिद्धांत पे काम करता है, इसी पे बैंक चल रहे हैं, इसी पे ही प्रॉफिट कमाते हैं। तो इस आप जो 100 रुपये जमा करवा के आए बैंक में, अब बैंक का सिर दर्द है कि उसको जल्दी से जल्दी किसी ना किसी को ब्याज पे पैसे दे दे। तो उसके पास 2 रास्ते हैं। एक मेन रास्ता तो यही है जो अक्सर ही बैंक करता है कि लोगों को ब्याज लोन दे देता है। मान लीजिए बैंक से लोन कम ले रहे हैं लोग, है ना, या बैंक के पास कुछ एक्सिस पैसा है, तो वो क्या करता है? वो पैसा तिजोरी में पड़ा हुआ डबल नहीं होना, वो क्या करता है? सरकार को दे देता है। मीन्स सॉरी, सरकार नहीं, सेंट्रल बैंक को,
आरबीआई को दे देता है, भाई तुम रख लो कुछ दिन। और आरबीआई ये कहता है भाई लोगों को पैसा दोगे तो 10% पे दे सकते हो, मुझे दोगे तो भाई मुझे तो 6% पे ही लूँगा मैं तो उनको ऐसा लगता है यार 4% तो देना ही है, हमें जो पैसा जमा हो रहा है उस पर इंटरेस्ट हमें लोगों को देना है, तो कम से कम 6% मिल जाएगा, कुछ तो मिले। तो इसलिए वो, अब यदि ये बढ़ा दिया 6% से इन्होंने 10% कर दिया, तो अब बैंक क्या करेगा, लोगों को लोन देने में रिस्क भी है, लोगों को कम लोन देगा और किसको लोन दे देगा, रिजर्व बैंक कोई में पैसा अपना जमा करवा देगा, है ना। इसीलिए रिजर्व बैंक को क्या बोलते हैं, बैंकों का बैंक, कॉमर्शियल बैंकों का बैंक है वो। जैसे आपका बैंक कॉमर्शियल बैंक होता है, आपके पास जो एक्सिस पैसा है बैंक में जमा करा देते हो, भाई कुछ तो ब्याज मिलेगा ही, पैसा भी सेफ रहेगा। ऐसे ही कॉमर्शियल बैंक के पास जब एक्स्ट्रा पैसा होता है तो किसको जमा करा देते हैं, वो रिजर्व बैंक को, कि भाई कुछ पैसा भी मिल जाएगा ब्याज का और हमें हमारा पैसा सेफ भी रहेगा। तो ये बढ़ाने से अब क्या करेगा, जब यहाँ 10% कर दिया सेंट्रल बैंक ने, तब बैंक क्या करेगा, पैसा वहाँ जमा कराएगा और लोगों को लोन कम देगा। लोन कम देगा तो लोगों की जेब में पैसा कम जाएगा, पैसा कम जाएगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम हो गई तो एक्सेस डिमांड की अधिमांग की समस्या अपने आप हल हो गई। चलिए पढ़ लेना, ये सारी कहानी इंग्लिश में भी लिखी है, हिंदी में भी लिखी है ना। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अतिरिक्त मांग का उत्पादन और रोजगार के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई अभी मैंने आपको बताया एडी क्या होता है, एडी इज ग्रेटर, सॉरी एक्सेस डिमांड क्या होता है, एक्सेस डिमांड इज ए सिचुएशन वेयर एडी इज ग्रेटर देन एएस एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। पूर्ण रोजगार के स्तर पर यदि समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक है तो हम उसको कहते हैं एक्सेस डिमांड। अब इस एक्सेस डिमांड का आउटपुट पर, है ना, उत्पादन पर और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई जब हम बात कर रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की, है ना, एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात कर रहे हैं, तो उस स्थिति में पूर्ण रोजगार कौन सी स्थिति होती है कि अर्थव्यवस्था में जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबको काम ऑलरेडी मिला हुआ है, अभी भी मांग पूरी नहीं हो रही, तब क्या होगा भाई, रोजगार बढ़ेगा, नहीं बढ़ना, क्योंकि लोग ही नहीं है काम करने वाले। उस अर्थव्यवस्था में जितने लोग काम करना चाहते थे पहले से ही लोग काम कर रहे हैं, तो रोजगार नहीं बढ़ेगा। जब लोगों का रोजगार, कुछ लोग नए उत्पादन कार्य में सम्मिलित नहीं होंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ये स्थिति बनी रहेगी। और ये स्थिति बनी रहेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, मीन्स केवल कीमतें बढ़ेंगी और कुछ नहीं होना। यही कहानी इसमें लिखी हुई है। अतिरिक्त मांग उत्पादन के स्तर को प्रभावित नहीं करती है क्योंकि अर्थव्यवस्था पहले से ही पूर्ण रोजगार स्तर पर है और अर्थव्यवस्था में उत्पादन की कोई अतिरिक्त क्षमता है ही नहीं। हम चाहें तो भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। यह रोजगार के स्तर को भी प्रभावित नहीं करता है क्योंकि अर्थव्यवस्था पहले से ही पूर्ण रोजगार स्तर पर है और कोई अनैच्छिक बेरोजगारी है ही नहीं उसमें। देन नेक्स्ट वन इज थर्ड क्वेश्चन, व्हेन एमपीसी इज ग्रेटर देन एमपीएस, है ना, एमपीसी ज़्यादा है एमपीएस से, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी ग्रेटर देन 5। कॉमन क्वेश्चन है ना, रटने से काम नहीं चलेगा। हम जानते हैं एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू कितना होता है बेटा जी, 1। अब ये कह रहा है एम पी सी ज़्यादा है एम पी एस, 0.5 इसको मैं ले लूँ, एम पी एस कितना, क्योंकि आंसर तो एक ही आना है, पक्का ये भी 0.5 ही होगी। अब तो ये बराबर है, इट मीन्स ये बड़ी करनी पड़ेगी, कम से कम 0.6 तो करनी पड़ेगी, फिर ये 0.4 हो जाएगी, ये 1 आ जाएगा। इट मीन्स ज़्यादा होने की मिनिमम कंडीशन है कि एमपीसी कितनी हो जाए, 0.6। तो मेरे पास बात बन गई कि एमपीसी 0.6 में ले लूँ, तब मैं देखता हूँ कि मल्टीप्लायर कितना होता है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। रख के देखो जरा 0.6 को,
1/1 माइनस 0.6 कितना हो गया? 1/0.4। 1 में से 0.6 माइनस करोगे ना, पॉइंट हटाओगे, 10 हो जाएगा। कितना हो गया? 2.5। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5, विच इज लेस देन 5। ये तो 5 से कम है। इट मीन्स ये सत्य, ये सत्य नहीं है या असत्य है, ऐसा लिख सकते हो, है ना। फॉल्स है ये। स्वायत्त उपभोग आय में लोचहीन है। ऑटोनोमस कंजप्शन इज इनकम इलास्टिक। आय में लोचहीन। स्वायत्त उपभोग क्या होता है भाई? वो उपभोग जो आय के शून्य स्तर पर भी होता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए हमें कुछ चीज़ों का तो उपभोग, जो अपने जीवन को बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ों का उपभोग तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे हमारी आय जीरो है, भिखारी है ना, पागल है, उसको भी उपभोग तो करना ही पड़ेगा। कुछ तो खाना खाएगा ही, वरना तो मर जाएगा। तो उपभोग तो करेगा ही, भले ही उसकी आय जीरो है। तो उपभोग, स्वायत्त उपभोग वह उपभोग है जो आय के स्तर से स्वतंत्र होता है। आय कितनी भी हो उतना तो स्वायत्त उपभोग तो उसको करना ही पड़ेगा, चाहे आय जीरो ही है। यह उपभोग का न्यूनतम स्तर है, भले ही कोई व्यक्ति कमाता हो अथवा नहीं। अतः यह कहना सत्य है कि ये स्वायत्त उपभोग वर्ड है बेटा जी। स्वायत्त उपभोग आय में लोचहीन है। वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग, पढ़ लेना बेटा, है ना, सिंपल है, केवल सीधे सीधे हमें समझना है। इसका और है ओजोन डिप्लीशन, है ना। ओजोन अवक्षय क्या होता है? क्लोरोफ्लोरो ClFC के कारण होता है ये, इसको पढ़ लेना, है ना। इसमें जो क्वेश्चन समझाने के हैं वही समझाऊंगा, वरना तो 2 घंटे लगेंगे मुझे भी। 6 क्वेश्चन ये कहता है प्रूव दैट द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इस क्वेश्चन को करते हैं। ऐड पेज कर लेते हैं एक, चलो जी, है ना। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। इसको इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से भी मैं ये सलाह देता हूँ कि इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी आप ज़रूर पढ़ा करो। यहाँ से एक सीधा सीधा शब्द निकल जाता है, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? NVA एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू द इनकम जनरेटेड। जितना आय का उत्पादन हुआ है उसके बराबर है ये। इसका मतलब 2 चीज़ें निकालनी है मुझे, NVAFC और दूसरी चीज़ है मेरी कौन सी? इनकम जनरेटेड, आय का उत्पादन, है ना। ये दोनों चीज़ें निकालनी है। आय के उत्पादन का मतलब होता है NDPFC। चलिए NVAFC देखते हैं पहले। कौन से मेथड से निकलती है बेटा ये? NVAFC प्रोडक्ट मेथड से, उत्पाद विधि से। हम निकालते हैं इसमें सबसे पहले GDPMP, ऐसा ही निकालते हैं, है ना। यदि आपने ये चीज़ें नहीं आती निकालनी तो मेरी वीडियो नेशनल इनकम वाले चैप्टर में, है ना, देख लेना। 6-7 वीडियो हैं, लेकिन बाद वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चंस के फॉर्मूले, एक वीडियो में, मुझे अब तो ध्यान नहीं आ रहा कौन सी वीडियो है, उसमें तीनों विधियों से कैसे निकालना है बहुत अच्छे से समझाया है, वहाँ से समझ लेना। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। GDPMP निकालने के लिए कौन से प्रोडक्ट मेथड से हम क्या करते हैं? सेल्स, बिक्री में से क्या माइनस कर दूं मैं? इंटरमीडिएट कॉस्ट, मध्यवर्ती लागत माइनस कर दूं, प्लस चेंज इन स्टॉक में परिवर्तन प्लस कर दूं। सिंपल इतनी सी कहानी है। तो GDPMP मेरा आ गया, सेल्स दे रखी है बेटा मुझे, बिक्री दे रखी है 10,000 की, 10,000 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, देखो जरा, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, ये नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अदर फर्म्स, ये भाई बाहर से कच्चा माल खरीदा है ना दूसरी फर्म से, कितने का? 1650 का। कुछ और भी खरीदा है इसने इंटरमीडिएट। परचेज ऑफ फ्यूल एंड पावर, हाँ बेटा जी, ये फैक्ट्री चलाने के लिए उसने कुछ
डीजल से जनरेटर चलता होगा या बिजली का बिल देता होगा, ये सब भी इंटरमीडिएट कॉस्ट है ना। तो ये भी इंटरमीडिएट कॉस्ट में कितना 850, ये इंटरमीडिएट हो गई। प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक क्या है, इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक बढ़ा है 1000 का, प्लस क्या कर दूं मैं इसमें 1000 कर दूं, तो जीडीपी एमपी मेरा आ गया बेटा जी 8500 करोड़। ये वैल्यू यहाँ लास्ट में ज़रूर लिखनी है, यहाँ से उठानी है। पूरा निकालना क्या है मुझे, NVAFC, क्या निकाल लिया मैंने, जीडीपी एमपी। भाई ग्रोस को मुझे चेंज करना है नेट में, क्या कर दूं, डेप माइनस कर दूं। एम डी से वी एक ही बात है, पी ए एक ही बात है, एम पी से क्या चेंज करना है, एफ सी, इट मीन्स एन आई टी भी माइनस कर दूं इसमें से। तो जी डी पी एम पी कितना था मेरा 8500 माइनस डेप, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, देखो जरा है क्या कहीं, इंक्रीज इन द स्टॉक नहीं, सेल्स बिक्री नहीं, एन आई टी तो है मेरे पास बेटा जी, है ना। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल ये रहा, ये डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास होता है, स्थिर पूंजी का उपभोग, तो 500 प्लस NIT 800, ये भी माइनस कर दो। आंसर इज 7200 करोड़। पहला आंसर हो गया मेरा NVAFC। देखिएगा अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, इनकम जनरेटेड, आय का उत्पादन। इट मीन्स ये कौन से मेथड से निकालना है, इनकम जनरेटेड, इनकम मेथड से, है ना। इनकम मेथड से भी मैं क्या निकालता हूँ, जीडीपी। अब मैं बात करूँ इनकम मेथड की, और आंसर मेरा कितना आना चाहिए बेटा, सेम है। यदि सिद्ध करना है मुझे, इसने चॉइस ही नहीं पूछी समान होता है या नहीं होता, इसने पूछा है सिद्ध कर दो समान होता है। इट मीन्स आंसर पक्का 7200 ही आना चाहिए। तो इनकम मेथड में भी मैं जीडीपी एमपी ही निकालता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी मेरा, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों का परिश्रमिक, प्लस OS, ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचालन अधिशेष, प्लस स्वनियोजितों की मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, प्लस डेप, प्लस NIT। देखिएगा क्या क्या है मेरे पास, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है कहीं, यहाँ तक तो है ही नहीं, नीचे देख लें क्योंकि टेबल, रेंट है, वेजिज है, इंटरेस्ट पेमेंट है, वेजिज एंड सैलरी। यदि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं है तो फिर ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, इसके पार्ट्स देखने पड़ेंगे। तो इट मीन्स पहली फिगर हो गई मेरी कितनी, 3500। ऑपरेटिंग सरप्लस कहीं दिया हुआ है, रेंट, ये तो पार्ट हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस का, ऑपरेटिंग सरप्लस इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है, प्रचालन अधिशेष नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करें, अब इसके पार्ट ढूंढने शुरू करेंगे। पार्ट में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रेंट, है ना। ये बड़े ध्यान से देखना है, एक भी छूट गया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इट मीन्स रेंट हो गया बेटा जी। ये रेंट के अलावा क्या होता है इसमें, इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी सीधा सीधा नहीं दिया हुआ तो डिविडेंड, और ये सारी चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखें, रेंट हमने मिल गया, इंटरेस्ट देखें, इस लाइन में नहीं है कहीं भी, यहाँ देखते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट मिल गया 1000, क्या कर दूँ, प्लस 1000, प्लस अब क्या देखूँ, प्रॉफिट देखूँ, प्रॉफिट नहीं है तो फिर क्या देखूँगा, डिवाइडेंड, लाभांश, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ, और निगम कर, ये रे, ये दे रखे, तीनों ही दे रखे। तो इसका मतलब डिवाइडेंड, कॉरपोरेट टैक्स, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, प्रॉफिट। इन तीनों को प्लस कर दूं, 1500, 300, 200, चलिए जी 1500 प्लस 300 प्लस 200, ये सारा मिलके बन गया मेरा, ये सारा पार्ट मिलके बन गया OS, ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ना है बेटा जी, कहीं नहीं है, क्या लिख दूं, 0 लिख दूं, प्लस डेप, डेप तो हमने यहाँ देखी थी अभी, ये रही डेप,
प्लस NIT 800 500, तो प्लस 800 प्लस 500, इस सारी को हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8500 करोड़। फिर वही क्या निकालना है भाई मुझे, अभी बात हो रही थी, हमें निकालना है NDPFC प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड में जो टोटल प्रोडक्ट है ना। क्या पूछा, क्या था इसने, पूछा था इनकम जनरेटेड, तो इनकम जनरेटेड ये मानी जाती है NDPFC। वही GDP MP कर लो, माइनस डेप, ऊपर मैंने समझाया ये माइनस है NIT, वही 8500 माइनस डेप कितनी है भाई, अभी तक की थी हमने, डेप है 500 और NIT 800, 500 माइनस 800 और ये कहानी हो जाएगी आपकी वही 7200 करोड़। तो NDPFC भी मेरी यही आ गई और NVAFC भी यही आ गई, यही मुझे सिद्ध करना था। ठीक हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही हिंदी में लिखा हुआ है सॉल्यूशन, है ना। ये सॉल्यूशन हमें ऐसे लिखे, आंसर में ऐसे ही लिखते हैं तो ये समझ नहीं आते आपको, क्या प्लस कर दिया, क्या माइनस कर दिया, क्यों कर दिया, इसीलिए मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा था। चलिए जी, ये 6 क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। हम पता ही है, डेल्टा आई कर दें तो फिर नेशनल इनकम में भी कुछ तो इंक्रीज होगा। ये किस पे डिपेंड करता है, के पे, गुणक पे, है ना, मल्टीप्लायर पे। निवेश में वृद्धि से, जो निवेश में वृद्धि से 3 गुना अधिक है, क्या, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कितनी बढ़ जाएगी टोटल, मान लीजिए निवेश में वृद्धि करी हमने डेल्टा आई की, 3 गुना ये बढ़ गई नेशनल इनकम, तो टोटल इंक्रीज कितना हो गया, 4 डेल्टा आई का हो गया। अब ये कह रहा है MPC कैलकुलेट करना है, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, और K की वैल्यू कितनी है, K बराबर एक फॉर्मूला और भी है हमारे पास, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा Y की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी, इंक्रीज इन नेशनल इनकम 4 डेल्टा आई, ये 1 डेल्टा आई था ही, कट गए, K की वैल्यू आ गई 4, यहाँ 4 वैल्यू पुटअप करोगे, सॉल्व करोगे, ये आंसर आ जाएगा। देन ऐसा क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है पक्का आएगा 2 या 3 नंबर में। ब्रेक इवन लेवल, समस्तर बिंदु, इसको एक और भी शब्द है समविच्छेद बिंदु भी बोलते हैं हिंदी में, है समविच्छेद बिंदु, कंफ्यूज मत होना। आय का समस्तर बिंदु 10,000 करोड़ रुपए है। समस्तर बिंदु होता कौन सा है, जहां C इज इक्वल टू वाई होता है। यदि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त आय का 20% बचाती है, बचा रही है, सेविंग कर रही है, इट मीन्स MPS हो गया 0.2, 20% का मतलब ये हो गया। तो स्वायत्त उपभोग की गणना करो, ये वाला पूछ रहा है, ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या फॉर्मूला है आपके पास, ऑटोनोमस कंजप्शन एक ही फॉर्मूले में आता है आपके पास, कौन से फॉर्मूले में, कंजप्शन इज इक्वल टू उपभोग इज इक्वल टू स्वायत्त उपभोग प्लस MPC इंटू वाई। अब ये फॉर्मूला हमें करना पड़ेगा सॉल्व। अब इसके लिए MPC चाहिए मुझे, क्या है मेरे पास, MPS है, तो MPS प्लस MPC इज इक्वल टू 1 होता है, मुझे पता है। तो MPC कितनी हो गई, 1 माइनस MPS, तो MPC 1 माइनस MPS मुझे पता है 1.02 है, तो MPC हो गई मेरी कितनी, 0.8, रख लो वैल्यू। C इज इक्वल टू C बार, है ना, ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस 0.8y। अभी तो नहीं निकलेगा, ये भी चाहिए मुझे, कंजप्शन भी चाहिए, जब भी तो इसको निकाल सकता हूँ। C किसके बराबर है, y के बराबर है, तो y इज इक्वल टू C बार प्लस 0.8y, और y कितनी वैल्यू रख रखी है, 10,000, C बार प्लस
0.8 इंटू 10,000, वाई की वैल्यू फिर रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2000 करोड़ जो भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन। ये कह रहा है जीवन की गुणवत्ता की संपत्ति का भंडार जो हमें विरासत में मिला है उसके बिना कम किए हमें अगली पीढ़ी के लिए छोड़ देना चाहिए। मीन्स इसको पढ़ के आपको अंदाज़ा लगना चाहिए कि हम ये कौन सी बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं सतत विकास। एक शब्द और भी है इसका सतत विकास के साथ, क्या बोलते हैं उसको, चलो याद आ जाएगा मैं बता दूंगा, अपनी बुक में देख लेना। सतत विकास ही एक शब्द और भी है, देख के बताता ही हूँ आपको, कंफ्यूज नहीं होना, चीज़ें छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे हम। इसको बोलते हैं बेटा जी सतत विकास को धारणीय विकास, अब याद है, धारणीय विकास बोलते हैं, उसकी बात कर रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ लेना। देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इंडिया चाइना वाले चैप्टर से है, आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट बट नॉट सफिशिएंट। ये महत्वपूर्ण है लेकिन पर्याप्त नहीं है, इनका उपयोग दृढ़ विश्वास के साथ नहीं किया जा सकता। इस समस्या का समाधान कैसे? लिबर्टी इंडिकेटर्स की बात कर रहा है, क्योंकि लिबर्टी इंडिकेटर्स एचडीआई में शामिल नहीं होते हैं, है ना। स्वतंत्रता संकेतक पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी बात। इन पाकिस्तान द रिफॉर्म्स प्रोसेस लीड टू टी है बेटा ये, है ना, worsening of all the economic indicators. However, during the last few years, Pakistan recovered its economic growth and has been sustained, defend or refute. पाकिस्तान में सुधार प्रक्रिया के कारण बने सभी आर्थिक संकेतक खराब हो गए। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक वृद्धि को पुनः प्राप्त किया है और निरंतर बनाए रखा है। इट मीन्स कुल मिला के बात यह है कि इसको डिफेंड कर दो, है ना, समर्थन कर दो इसका, और कुछ चीज़ें पाकिस्तान की कमियां बतानी है, कुछ पाकिस्तान की विशेषताएं बताती हैं। इंडिया चाइना पाकिस्तान वाले चैप्टर से लास्ट वाली यूनिट जो है 8 उससे क्वेश्चन है, पढ़ लेना इसको। देन 11th क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना, डबल काउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम, है ना, एक ही वस्तु की कीमत को एक से अधिक बार गिना जाना कहलाता है दोहरी गणना। इसको ठीक करने के दो उपाय कौन सी? मूल्य वृद्धि विधि या अंतिम वस्तु उत्पाद विधि, पढ़ लेना इसको, विद एग्जाम्पल समझा रखा है। ये क्वेश्चन हमें अभी समझना है कि निम्नलिखित वस्तुओं को कारण बताते हुए मध्यवर्ती वस्तु है या अंतिम वस्तु है। ये वस्तुएं हम वस्तु मध्यवर्ती अंतिम नहीं होती, वस्तु का उपयोग क्या हो रहा है ये डिसाइड करता है कि वो मध्यवर्ती है या अंतिम है ना, ये आपको पता ही होगा। तो पहला क्वेश्चन हम इसका पाठ पढ़ते हैं। विनिर्माण फर्मों द्वारा उपयोग किया जाने वाला कोयला, कोई फैक्ट्री कोयला मंगाती है, उसको जलाकर ऊर्जा प्राप्त करती है और अपना प्रोडक्शन कर रही है, तो ये कोयला क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि ये तो साल भर में फूंक देगा वो, है ना, और इसकी कॉस्ट अपने प्रोडक्ट में लगा देगा, तो दैट इज इंटरमीडिएट कॉस्ट कंप्लीट। उसमें स्कूल द्वारा खरीदे गए चौक डस्टर आदि, स्कूल में जो चौक डस्टर हैं ये सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सेवाएं पैदा करने में कंज्यूम हो रहे हैं, एक साल में कंज्यूम भी हो जाते हैं, ये माना जाता है। तो इंटरमीडिएट। वर्ष के अंत में व्यापारी के पास बिना बिका कोयला, है ना, कोयले की दुकान है लेकिन एक साल पूरा हो गया, कुछ कोयला बिका नहीं, ये कौन सी? ये दैट इज फाइनल गुड्स। क्यों? यदि ये साल के बीच में होती तब तो ये इंटरमीडिएट होती, लेकिन पूरा साल बीत गया इसलिए एक ऐसी होगी फाइनल। इन्वेस्टमेंट हो गया, एक तरह का चेंज इन स्टॉक हो गया ये, है? एक फर्म द्वारा वकील को भुगतान की गई फीस, फर्म है, मुकदमे लड़ रही है, उस पर किसी ने, उपभोक्ता ने, किसी ने मुकदमा कर दिया, कोई और झंझट है, वो वकील कर लिया उसने, उस वकील को फीस दे रही है, वो सारी फीस किस में जोड़ देगी? जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की वैल्यू में जुड़ जाएगी। इट मीन्स इंटरमीडिएट। संयंत्र और मशीनरी के रख रखाव पर हुए, कोई भी फर्म है, फैक्ट्री चला रही है, तो कल पुर्जों पर, मशीन पर कुछ तो मेंटेनेंस आती है,
वो सारी मेंटेनेंस जितना भी खर्चा आता है किस में जुड़ जाता है, प्रोडक्ट में। तो इट मीन्स दैट इज आल्सो इंटरमीडिएट। पढ़ लेना बेटा जी, डिटेल लिखी हुई है, कारण कैसे हैं। ये है बचत वक्र, कंजप्शन कर्व से उपभोग, ओ बचत वक्र सेविंग कर्व से उपभोग वक्र कंजप्शन कर्व निकालना है। इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, एक चित्र में समझा देता हूँ, दो वालों में इन्होंने समझा रखा है, एक में बना लोगे ज़्यादा बढ़िया रहोगे। क्या करो बेटा जी, दैट इज वाई एक्स, ये सब मैं एक आध चीज़ छोड़ भी दूँ तो चल जाएगा। ये सेविंग ओब्लिक कंजप्शन, दैट इज इनकम वाई, इसको नीचे तक ले आओ लाइन को, क्योंकि कंजप्शन सेविंग फंक्शन है। ये हमें इतनी चीज़ें दी हुई हैं। ये एक लाइन है वाई वाली, कौन सी, 45 डिग्री लाइन। ये क्वेश्चन भी याद कर लेना कि ये आय रेखा 45 डिग्री की क्यों होती है। ये हमें दे रखा है बेटा जी कंजप्शन सेविंग कर्व एस, ये वाला पार्ट। इससे हमें क्या निकालना है, सॉरी ये वाला पार्ट दिया हुआ है, हमें निकालना है कंजप्शन कर्व, ये वाला पार्ट। भाई जब आय जीरो है, यहाँ पर कितनी होगी इनकम, इधर ही तो है इनकम, ये जीरो है। जीरो स्तर पर कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है, उसको हम बोलते हैं स्वायत्त उपभोग, ऑटोनोमस कंजप्शन। और ये कंजप्शन कहाँ से आता है, जब तुम्हारी इनकम जीरो है और कंज्यूम कर रहे हो, कहाँ से लाओगे भाई, पैसा एक कमाते नहीं, कंज्यूम करे जा रहे हो, तो अपनी सेविंग्स में से खर्च करते हो। तो जीरो इनकम पर सेविंग माइनस में होती है, इसीलिए एक्स अक्ष से नीचे चली गई। ये मान लीजिए हमारा पॉइंट है एक्स, इस पॉइंट का नाम लिख लो के। तो ओ के इज माइनस सेविंग एट जीरो लेवल, इसको बोलते हैं हम डिस सेविंग, इसको बोलते हैं अव्यय बचत। जितनी ये होती है उतना ही ऑटोनोमस कंजप्शन होता है। इट मीन्स ओके के इक्वल जितना ये है उतना ही ऊपर एक पॉइंट ले लो ओ एल, तो दैट इज ऑटोनोमस कंजप्शन है। इट मीन्स सी पॉइंट या सी कर्व यहां से शुरू होगा। एक पॉइंट मिल गया हमें। अब इस पॉइंट पे आइएगा बेटा जी, ये पॉइंट जहां सेविंग जीरो है, यहां तो सारी सेविंग कैसी है, माइनस है, डिस सेविंग चल रही है यहां तो। यहां पे सेविंग हो गई जीरो, माइनस नहीं हुई। अब ना हम पैसा ले रहे हैं ना पैसा बैंक में, मतलब सेविंग्स में से ना पैसा डाल रहे हैं ना पैसा ले रहे हैं। यहाँ है एस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये एक्स लाइन को वाई वाले लाइन को क्रॉस कर रही है। सेविंग जीरो होने का मतलब है जितना हम कमा रहे हैं उतना ही कंजप्शन कर रहे हैं। वाई इज इक्वल टू सी, इसका मतलब यही तो हुआ दूसरे शब्दों में। वाई इज इक्वल टू सी मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट, सम स्तर बिंदु, सम विच्छेद बिंदु। इट मीन्स इसको हम ऊपर ले लें, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट कौन सा, सी इज इक्वल टू वाई, और ये एस इज इक्वल टू जीरो, सेम होने चाहिए। चलो एक पॉइंट ये मिल गया, इन दोनों पॉइंट को मिलाओ और एक सीधी लाइन डाल दो, दैट इज सी कर्व। ऐसे हम इसको सी कर्व को निकाल सकते हैं। इसका उल्टा भी पूछ लेते हैं, सी कर्व दे रखा है, एस कर्व निकालना है, तो उसमें जितना ये दे रखा है उतना ही पॉइंट नीचे ले जाओगे, क्योंकि ये स्वायत्त उपभोग है। स्वायत्त उपभोग कहाँ से आता है, सेविंग से आता है, उतनी सेविंग माइनस में होगी। इस पॉइंट से यहाँ वाई, उसमें क्या लिख देंगे हम, यहाँ सी इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट है। इट मीन्स यहाँ सी इज इक्वल टू वाई है, इसका अर्थ है कि यहाँ सेविंग जीरो है। इट मीन्स ये एस वाला कर्व यहाँ से गुजरेगा, इन दोनों लाइनों को हम सीधा खींच देंगे, एस कर्व मिल जाएगा। लिखना कैसे है वो सारी कहानी इसमें ये मैंने लिख दी है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में। नेक्स्ट वन इज ये जो केस स्टडी है, 13 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। केस स्टडी दी हुई है आपको, इसको पढ़ेंगे,
पढ़ के फिर आंसर देंगे। मेरी सलाह ये है कि केस स्टडी पे शुरू में टाइम ख़राब ना करें। आप शुरू में आप क्या करें कि पहले क्वेश्चन ही पढ़ लें, और क्वेश्चन का आंसर आपको आता है क्योंकि क्वेश्चन तो आपकी बुक से ही हैं ये, और क्वेश्चन का आंसर आता है तो केस स्टडी पे एक हल्की सी नज़र मारो और क्वेश्चन का आंसर लिख दो, टाइम बच जाएगा। और यदि क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तब केस स्टडी पढ़ो आप। क्वेश्चन कहाँ गए भाई इसके, ये रहे। कार्यबल के अनौपचारिकरण का क्या उद्देश्य है? कार्यबल के अनौपचारिकरण चिंता का विषय क्यों है ना। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है ये। डिफाइन फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट, औपचारिक क्षेत्रक प्रतिष्ठान क्या होते हैं, इनकी परिभाषा दीजिए। इसमें काम करने वाले लोगों के लिए 2 लाभ बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन तो तुमने पेपर घर से याद करके जाओगे, किताब में सीधे सीधे लिखे हुए हैं। तो ऐसे में केस स्टडी पे बहुत ज़्यादा पढ़ने का, समय ख़राब करने का, बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक नज़र सी मारो और सीधे आंसर लिख मारो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पढ़ लेना इसमें से, है ना। टाइम बहुत हो गया आपका, मैं टाइम ख़राब नहीं करना चाह रहा, है ना। जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने डिस्कस की। चलिए हम इस चैप्टर को, इस चैप्टर कह रहा हूँ, सैम्पल पेपर को यहीं एंड करते हैं। कैसे करना है सैम्पल पेपर सोल्व आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, आपने मेरी बातें, उम्मीद है मुझे आपको ये कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ आई होंगी। आपने मेरी बातें सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।